आज हम बात करते हैं एडिटोरियल सेक्शन के अंदर राजस्थान पत्रिका में आए हुए एक संपादकीय लेख का, जिसमें टुलसा नरसंहार मामले के बारे में बात कही गई है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये टुलसा नरसंहार मामला, आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये जो एडिटोरियल लिखा गया है उसके क्या माने हैं, ये क्यों अभी लिखा गया है जबकि ये घटना तो बहुत पुरानी है, और कैसे इसको एनालिसिस किया जा सकता है, इसमें से कैसे बारीकी से इसको समझने की कोशिश की जा सकती है। देखिए, टुलसा अमेरिका के एक स्थान का नाम है और ये टुलसा अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य का एक शहर है टुलसा, जो कि ग्रीनवुड सिटी के अंतर्गत आता है। देखिए, संपादकीय में क्या क्या बातें मेंशन की गई है टुलसा के बारे में, देखते हैं वन बाय वन। दुनिया भर में कई देशों में नस्ल और धर्म के आधार पर दंगे और नरसंहार के कई उदाहरण मौजूद हैं। ठीक बात है, पर कानूनी रूप से उन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाने या पुनर्स्थापित किए जाने की कोई मिसाल शायद ही कहीं हो। तो ओवरऑल ये बात कर रहा है कि एक मैसेकर हुआ था, एक जेनोसाइड हुआ था, एक नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार के अंतर्गत जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित नस्ल है या पीड़ित धर्म है या पीड़ित जाति है, उस पीड़ित जाति को उस स्तर पे मुआवजे का प्रावधान वर्तमान तक नहीं किया जा सका है। तो यहाँ इस एडिटोरियल को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है कि जो इंतजार है क्षतिपूर्ति का, वो कब पूरा होगा, उसका कानूनी प्रावधान कब बनेगा, इसके बारे में बात की गई है। तो वन बाय वन समझते हैं टुलसा को, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें आगे लिखा है कई पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या वोट बैंक होते हैं जिनकी वजह से पीड़ितों को आर्थिक सहायता दे भी दी जाती है, लेकिन आवश्यकता यह है कि कानूनी तौर पर एक ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिसमें घटना की जिम्मेदारी तय होने के बाद उस कानून के अंतर्गत जिसने ऐसा किया है, गलत किया है, उसे सजा मिले, और जो लोग पीड़ित हैं उनको मुआवजा मिले, उनको पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाए। अमेरिका की अदालत में टुलसा नरसंहार का दावा इस दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। देखते हैं, एक्चुअली टुलसा 1921 में 31 मई टू 1 जून को वहां पे जो ब्लैक्स थे, जो अश्वेत नस्ल थी, उनका गोरों के हाथों, यानी कि व्हाइट्स जो रेस थी उसके हाथों एक नरसंहार हुआ था। ऐसी एक घटना देखने को मिलती है। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी यह है कि एक फ्रैंक रोलैंड नाम का व्यक्ति थे, जो कि अश्वेत व्यक्ति हुआ करते थे, शू शाइनर का काम करते थे, जूते चमकाने का काम करते थे। जिस जगह इनको ठहराया गया था उस जगह जाने के लिए लिफ्ट के सहारे से इनको जाना होता था, और उस एलिवेटर में ये जब जा रहे थे तो वहां इनका पैर फिसल गया। ऐसा कहा जाता है कि वहां इनका पैर फिसल गया और इन्होंने वहां एक महिला जो थी ड्यूटी पर, उनके बाजुएं पकड़ ली, और बाजुएं पकड़ने पर वो महिला बहुत जोरों से चिल्लाई, चीखी वहां पर। तो ये उस चीख के कारण ये व्यक्ति वहां से भाग निकला, और वहां पर एक जो सरकारी कर्मचारी था, जब वो उस चीख को सुनकर उस महिला तक पहुंचा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इस अश्वेत व्यक्ति ने इस गोरी महिला के रेप का प्रयास किया है। जब अगले दिन पुलिस ने उस पीड़िता को बुलाया तो उस पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से ये बात कही कि केवल मेरी बाजुएं पकड़ी गई थी, रेप का कोई इंटेंशन मुझे भी प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं घबरा गई थी इसलिए मैंने बहुत जोर से चीखना चिल्लाना चालू कर दिया। ओवरऑल ये मामला यहां पर थमा नहीं। रोलैंड को इस प्रकार के एक्ट के लिए सजा दी गई, जेल में रखा गया, और जब ये बात बहुत तेजी से फैली तो एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, एक ऐसी बात फैल गई कि आज रोलैंड की मॉब लिंचिंग की जानी है, यानी कि एक अश्वेत व्यक्ति की गोरे व्यक्तियों द्वारा मॉब लिंचिंग की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ब्लैक्स थे वो भी प्रोटेक्शन लेयर बनाने की जुगत में जुड़ गए, और जो व्हाइट्स थे उनको भी लगा कि ब्लैक्स जो हैं वो यूनाइट हो रहे हैं और वो हम पर हमला कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने भी, ये लोग भी यूनाइट हुए और ब्लैक्स की ओर बढ़े। तो ओवरऑल इस घटनाक्रम के चलते कहीं एक जगह से गोली चल गई और अल्टीमेटली बहुत
ज्यादा बड़ा ये इंसिडेंट बन गया और यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग इंजर्ड हो गए। तो आगे देखते हैं कि उस समय की क्या परिस्थिति थी। देखिए, ग्रीनवुड जो है वो उस समय में एक संपन्न इलाकों में आता था और यहाँ ज्यादातर अश्वेत लोग ही रहा करते थे। इसको ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से उस इलाके को जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत समृद्ध इलाका था, बहुत पैसे वाले लोग वहां रहते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर रहा करते थे। टुल्सा में ये जो घटना हुई थी वो 1921 में हुई थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। इवन इसके 100वें साल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वहां गए थे और उन्होंने उस लोकेशन को, उस साइट को विजिट किया था। आज 100 साल बाद भी उस नृशंस हत्याकांड में जिन लोगों की हत्याएं हो गई, जो लोग बच गए, जो पीढ़ियां अभी वर्तमान में जीवित हैं, उन सबको न्याय का इंतजार है कि किसी तरह हमको इस घटनाक्रम के बाद न्याय मिले। क्षतिपूर्ति के लिए जब याचिका लगाई गई थी 2020 में, उस पर भी अब फैसला आना शेष है कि कैसे जिम्मेदारी तय की जाए, कैसे मुआवजों को मेंशन किया जाए इन लोगों के लिए, ताकि एक नए स्तर का फैसला, एक एक नई शुरुआत का फैसला यहां पर देखने को मिले। देखिए, संभव है कि यह याचिका फैसले के साथ न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर में जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं, उन सबको एक नई दिशा देने वाला फैसला बने। हाँ, बिल्कुल संभव है कि यह फैसला ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक नजीर बन सकता है कि अल्टीमेटली इतने बड़े मैसेकर में, जीनोसाइड में किस प्रकार से अंतिम निर्णय सरकारों के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा दिया गया। 76 ईयर्स निकल गए इस घटना के। उसके बाद एक ओक्लाहोमा कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने कई सारी सिफारिशें भी दी। एक टुल्सा रेस राइट रिकंसिलिएशन एक्ट पारित किया गया 2001 में। तो उसमें यह कोशिश की गई कि जो सिफारिशें दी गई हैं उनको लागू किया जाए, लेकिन उन सिफारिशों को लागू करने के बाद भी कहीं भी रिकंसिलिएशन एक्ट में क्षतिपूर्ति भुगतान की बात नहीं कही गई। आइए देखते हैं ओक्लाहोमा कमीशन ने क्या सिफारिशें दी थी और उसके बाद जो रिकंसिलिएशन एक्ट पारित हुआ उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए। आइए देखते हैं ओक्लाहोमा आयोग की क्या सिफारिशें थी। पहली बात तो यह थी कि जो टुल्सा नरसंहार के जो सर्वाइवर्स हैं, अभी भी जो जीवित लोग हैं, कहते हैं कि तकरीबन 3 लोग जीवित हैं उस समय के, तो उसके सर्वाइवर्स को क्षतिपूर्ति राशि दी जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी जो जीवित पीढ़ियां हैं, जो लोग उस समय नरसंहार में मर गए लेकिन आज उनकी जो पीढ़ियां जीवित हैं, उनको भी क्षतिपूर्ति राशि दी जानी चाहिए। ये इस आयोग की साफ साफ सिफारिशें हैं। तीसरी बात इन्होंने कही कि ग्रीनवुड में आर्थिक विकास एंटरप्राइज जोन बनाया जाना चाहिए। चौथी बात इन्होंने कही कि जो अवशेष थे उनसे एक स्मारक बनाया जाना चाहिए, ताकि यह हमेशा याद रहे कि उस ग्रीनवुड सिटी में या टुल्सा में क्या हुआ था। पांचवी बात इसमें लिखी है कि टुल्सा के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप फंडिंग की जानी चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से ये न लगे कि हमें दोयम दर्जे का समझा जा रहा है या गवर्नमेंट की ओर से किसी भी रूप में फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी गई। तो स्कॉलरशिप फंडिंग की भी यहां पर बात की गई थी। अब इसके 4 साल बाद ये जो रिकंसिलिएशन एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट के अंदर यह बताया गया कि 300 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें हमने स्कॉलरशिप की सुविधा दे दी गई है। जो टुल्सा के विद्यार्थी हैं उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इन्होंने ग्रीनवुड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन भी स्थापित कर दिया। काफी अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर किया गया है। तीसरी बात इस एक्ट में कही गई कि अवशेषों का एक मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसकी वजह से वहां की स्मृतियां सदैव जीवित रहेंगी। चौथी बात इन्होंने कही कि एक पार्क हम बना रहे हैं जो जॉन हॉफ फ्रैंकलिन की स्टेचू के साथ होगा, और इस पार्क के माध्यम से हमेशा हमेशा ये यादें ताजा तरीन बनी रहेंगी। और साथ के साथ सरकार का भी एक मैसेज जाएगा कि वो ऑनर करती है, वो सम्मान करती है उन लोगों का जिन लोगों ने उस समय में जान गंवाई थी। हालांकि इस पूरे एक्ट के अंदर कहीं भी क्षतिपूर्ति भत्ते की बात नहीं की गई, जिसकी वजह से काफी नाराजगी अब भी विद्यमान है। फिर से एडिटोरियल पे चलते हैं। आइए, यहां पर यह बात कही गई कि 80 वर्ष बाद ये एक्ट आया और इस एक्ट के अंतर्गत कहीं भी ये बात नहीं की गई कि इनको क्षतिपूर्ति राशि दी जाए।
बहुत सारी नाकामियां झेलने के बाद भी आज टुलसा नरसंहार के मुआवजों का यह दावा ऐसे हादसों के लिए उम्मीद की किरण इसलिए है क्योंकि टुलसा पीड़ितों द्वारा 2020 में फिर से याचिका दायर की गई जिसपे सुनवाई हो रही है। 3 लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनकी उम्र 100 साल के पार हो चुकी है और जिन्हें अब भी न्याय की उम्मीद है। 2021 में जॉर्जिया सांसद हैंक जॉनसन ने टुलसा नरसंहार पीड़ितों के लिए एक बिल पेश किया जिससे उम्मीद है कि मुआवजों की राह कहीं ना कहीं आसान होने वाली है। ये जो टुलसा का नरसंहार हुआ, ये जो दंगा हुआ, उसके जो शिकार लोग थे उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई मजबूत कानून अभी भी नहीं है और सरकारें अपने मन मर्जी के हिसाब से मुआवजों का ऐलान कभी कभी यहाँ पर कर देती हैं। और भारत के संदर्भ में भी ये बात इन्होंने लिखी है कि यह देखना रोचक है कि पूर्व में हुए धर्म या जाति आधारित दंगों या नरसंहारों में नुकसान उठाने वाले लोग व उनके परिवार क्या कभी कानून की मदद लेकर मुआवजा ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक बहस यह भी है कि क्या एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध किए गए ऐसे किसी अपराध का मुआवजा भी निर्धारित हो पाएगा क्या। 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट्स के नाम से गाइडलाइन जारी की थी जिसके तहत किसी ऐसे कृत्य के लिए उस देश को किसी न किसी रूप में मुआवजे के लिए प्रतिबद्ध करने की बात कही गई थी। तो एक देश किसी दूसरे देश पे ऐसी कोई घटना आयोजित करता है या एक नस्ल किसी दूसरे नस्ल पे या एक धर्म किसी दूसरे धर्म पे, सभी परिस्थितियों में जो पीड़ित पक्ष है उसको कहीं ना कहीं मुआवजे का प्रावधान कानूनन तरीके से लागू किया जाना चाहिए। बीते कुछ समय में कुछ देशों ने आधिकारिक रूप से अपने पुराने कृत्यों के लिए माफी मांगी है। हाँ, ये उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने कामागाटू मारू प्रकरण के लिए क्षमा मांगी थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगी। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी जलियांवाला बाग कांड के लिए अफसोस जाहिर किया था। ये सब माफीनामे अपनी जगह है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक सुदृढ़ संदेश पैदा करते हैं कि हमें इस प्रकार के एक्ट के संदर्भ में जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय दिलाने का पुरजोर प्रयास करना चाहिए और वो भी कानूनों के माध्यम से, तभी उन पीड़ितों के साथ वास्तविक रूप में न्याय हो पाएगा। थोड़ा सा इस एडिटोरियल को समअप करने का प्रयास करते हैं, एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इस एडिटोरियल का ओवरऑल एनालिसिस। इसमें से पॉजिटिव बातें क्या क्या निकल के सामने आती हैं। वो ये कि मृतकों को सम्मान दिया गया, जो दिया भी जाना चाहिए था उस नरसंहार में जिनकी डेथ हुई। दूसरा, प्रभावितों को स्कॉलरशिप की सुविधा की गई। आज 300 कॉलेजेस में यहाँ के जो ओक्लाहोमा के जो इस प्रकार के पीड़ित हैं उनको 300 कॉलेजेस में स्कॉलरशिप दी जा रही है, ये एक अच्छी बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया गया, ग्रीनवुड सिटी का स्टेचू बनाया गया जिसकी वजह से उस प्रकार के नरसंहार को आज भी याद किया जाता है और भविष्य में ऐसा कभी घटित न हो उसको इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। कमियां यहाँ क्या दिखती हैं हमें इस ओवरऑल जो ये इंसिडेंट हुआ या जिस प्रकार के एक्ट बने उन सबको मिलाकर देखें तो, कि पहली बात तो कोई क्षतिपूर्ति भत्ते का आपने प्रावधान ही नहीं किया। अब तक केस आज 100 साल से भी अधिक समय हो गया है लेकिन उसका कोई अंतिम परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इतनी लंबी लड़ाई और लंबित फैसले से कहीं ना कहीं अमेरिका के न्यायालय और सरकार दोनों कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जैसा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने भी एक बात बोली थी कि न्याय में देरी अन्याय के समान है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 100 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी आज ये विचाराधीन है कि क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाए या न दिया जाए। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसका कैसे क्या आउटपुट निकलेगा, वी डोंट नो। लेकिन जो भी सुनवाई में सामने आएगा वो निश्चित रूप से ऐसा होगा जो अन्य देशों के लिए या फिर इस प्रकार की घटनाओं के लिए नजीर का काम करेगा। और होना क्या चाहिए इस पे बात करते हैं कि ओवरऑल क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमारे विचार से होना चाहिए, एक एस्पायरेंट के दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो ऐसे मामले की रोकथाम के लिए पहले तो सुदृढ़ कानून बने कि ऐसी घटनाएं हो ही ना, वो सबसे बेस्ट सिचुएशन है। दूसरा, यदि ऐसी घटना हो भी जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाइयां होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कुछ आउटपुट निकल के सामने आए और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले यहाँ पर।
तीसरी बात, इसके अंदर क्षतिपूर्ति भत्ते का सख्ती से प्रावधान होना चाहिए ताकि इतना लंबा इंतजार न करना पड़े और जल्दी से जल्दी पीड़ित पक्ष को फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाए। तो ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि इस प्रकार के घटना के माध्यम से हम ये सीख पाते हैं कि क्या क्या सरकार ने कर दिया जो कि उस पीड़ित पक्ष के लिए बेहतर था, क्या क्या कमियां हैं जिन्हें और दुरुस्त किया जाना चाहिए, और भविष्य में इस प्रकार के घटनाक्रमों की रोकथाम के लिए कह दें या इस प्रकार के घटनाक्रम के घटने के बाद क्या निर्णय लिए जाने चाहिए। तो हम अगर इस तरीके से एडिटोरियल को समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो करंट मुद्दों के साथ हम बहुत अच्छे रिलेवेंस रख पाएंगे, हम उनको समझ पाएंगे, और एक एस्पायरेंट को चाहिए भी कि वो इतना एनालिटिकल होकर एडिटोरियल्स को पढ़े, संपादकीय को पढ़े। थैंक यू।